क्या छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत मैनपाट अब एक माइनिंग जोन बनने जा रहा है? ये सवाल सिर्फ एक खूबसूरत पठार के भविष्य का नहीं है, बल्कि वहाँ की नाजुक आबोहवा, वहाँ की अनोखी संस्कृति और वहाँ रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो आज इन्हीं सवालों की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। ये कहानी है विकास के वादों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई की, और उन पॉलिसी पैराडॉक्सेस की जो अक्सर कागजों पर कुछ और जमीन पर कुछ और ही नजर आते हैं। मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नेंस, एनवायरनमेंट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मुद्दा आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले मैनपाट को मिनी तिब्बत क्यों कहते हैं, फिर वहां जमीन के नीचे ऐसा कौन सा खजाना छिपा है, सरकारी वादों और जमीनी सच में कितना अंतर रहा है, मौजूदा पॉलिसीज में इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, अब आगे क्या होगा, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत। सवाल ये है कि आखिर इस जगह को एक जन्नत क्यों कहा जाता है? जरा सोचिए, मैनपाट एक ऐसा पठार है जहां की हवा कहते हैं दूध जैसी ठंडी है, शामें गुलाबी होती हैं और बिलीव इट और नॉट, झरने उल्टी दिशा में बहते हैं, गुरुत्वाकर्षण को भी हैरान कर देते हैं। ये अपनी हरियाली और इसी अनोखे मौसम के लिए तो जाना जाता है। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, इसकी एक खास पहचान और भी है। 1959 के बाद तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था, और इससे हुआ ये कि मध्य भारत के बीचों बीच एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक कल्चरल लैंडस्केप तैयार हो गया। और बस इसी वजह से इसे छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत और छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर। सेक्शन 2, जमीन के नीचे का खजाना। आखिर वो कौन सी चीज है जो इस खूबसूरत पठार को एकदम से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रही है? तो ये खजाना है हाई क्वालिटी बॉक्साइट। अब बॉक्साइट असल में वो अयस्क है जिससे बनता है एल्यूमिनियम, एक ऐसी धातु जिसके बिना आज की दुनिया हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई पत्थर या खनिज नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, एक तरह से रीढ़ है। हवाई जहाज से लेकर आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वहाँ तक, आधुनिक मिसाइलों से लेकर सड़कों पर दौड़ती कारों तक, हर चीज़ में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। और यही अनमोल खजाना मैनपाट की ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 3, सरकारी वादे बनाम जमीनी सच। पिछले 30 सालों का इतिहास हमें क्या बताता है, आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1992 से। तब सरकारी कंपनी बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी को मैनपाट में बॉक्साइट खनन के लिए करीब 639 हेक्टेयर जमीन लीज पर मिली। इसके बाद सालों तक वहां माइनिंग चलती रही। 2016 के बाद कुछ गतिविधियां रुकी, लेकिन ये प्रक्रिया अपने पीछे क्या छोड़ गई? गहरे गड्ढे, कटी हुई पहाड़ियां और बहुत सारे अनसुलझे सवाल। वैसे कागजों पर तो बड़े बड़े सुनहरे वादे किए गए थे। कहा गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इलाके का विकास होगा, आर्थिक तरक्की आएगी और राज्य को राजस्व मिलेगा। यही वो वादे थे जिनके नाम पर पहाड़ों को काटने की इजाजत दे दी गई। लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग निकली। गांव में लाल धूल की चादर बिछ गई, कुएं सूख गए, पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई, नौकरियां वो अक्सर बाहर के लोगों को मिल गईं, और जब कंपनियां गईं तो पीछे छोड़ गईं गहरे खतरनाक गड्ढे जिन्हें कभी भरा ही नहीं गया। और जंगल और उपजाऊ मिट्टी का जो नुकसान हुआ वो तो अलग ही है। तो ये जो अंतर है ना, ये बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, वादा था स्थानीय नौकरियों का और मिला क्या? बाहरी लोगों को रोजगार। वादा था विकास का और बदले में मिली लाल धूल और पानी की कमी। और तरक्की के नाम पर सिर्फ ऐसे गहरे गड्ढे जो आज भी मुंह चिढ़ाते हैं। अगर ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। पॉलिसी में पैराडॉक्स क्यों? साल 2024 के जो विरोधाभास हैं वो इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। यहाँ देखिए, विरोधाभास कितना गहरा है।
7 जुलाई 2024 को मैनपाट में विधायकों का एक हाई प्रोफाइल ट्रेनिंग कैंप होता है। मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना। पूरे देश को मैनपाट की खूबसूरती दिखाई जाती है। लेकिन इसके कुछ ही हफ्तों बाद खबरें आने लगती हैं कि उसी इलाके में माइनिंग को और बढ़ाने की तैयारी हो रही है। और ये सब हो रहा है जब देश भर में एक पेड़ मां के नाम जैसा वृक्षारोपण अभियान भी चल रहा है। और बस यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जो इस पूरे विरोधाभास को एक लाइन में समेट देता है। अगर पेड़ मां है तो फिर पहाड़ क्या है? सोचने वाली बात है। एक तरफ पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ पहाड़ काटो। ये एक ही नीति का हिस्सा आखिर कैसे हो सकता है? तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सेक्शन 5। अब आगे क्या होगा? कानूनी सवाल क्या है और इसकी मानवीय कीमत क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ पर कानून बहुत अहम हो जाता है। वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट साफ कहता है कि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय आदिवासी ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। लेकिन गांव वालों का साफ कहना है कि नए प्रस्तावों के बारे में उनसे तो पूछा तक नहीं गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि असली मंजूरी किसकी? जमीन के असली मालिकों की या फिर कहीं दूर बैठे अधिकारियों की? और ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक भावनात्मक मुद्दा भी है। एक बात कही जाती है कि पहाड़ 2 बार मरते हैं। पहली बार जब मशीनें उन्हें चीरती हैं और दूसरी बार जब समाज उनकी मौत को एक सामान्य घटना मान लेता है। शायद मैनपाट आज यही कहने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब अपने इस विश्लेषण के आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 6, परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या-क्या याद रखना जरूरी है? आइए इसका एक क्विक समरी देखते हैं। तो जरूरी बातें नोट कर लीजिए। जगह मैनपाट पठार, छत्तीसगढ़। इसके उपनाम हैं मिनी तिब्बत और छत्तीसगढ़ का शिमला। यहाँ का मुख्य खनिज है उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। इससे जुड़ा जरूरी कानून है वन अधिकार अधिनियम, जिसके हिसाब से ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। और जो मूल संघर्ष है वो है विकास और संसाधन निष्कर्षण बनाम पर्यावरण, पर्यटन और सामुदायिक अधिकार। तो अब सवाल आपके लिए है, ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है? मैनपाट में माइनिंग होनी चाहिए या नहीं? विकास और पर्यावरण के बीच में आखिर ये संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।